देखिए आज हम लोग ट्रेंगल डिस्कस करेंगे क्लास 10th का। देखिए आप 9th में ट्रेंगल पढ़े हो, क्लास 9th में ट्रेंगल क्या पढ़े हो? आपको याद है क्लास 9th में क्या पढ़े हो? क्लास 9th में जो है आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे कि जब दो ट्रेंगल होंगे आपस में तो कॉन्ग्रुएंस वगैरह कैसे करते हो, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है, ये आप पढ़े हो। लेकिन जो क्लास 10th में पढ़ोगे वो सिमिलर पढ़ोगे। सिमिलर का मतलब होगा उस पर हम बात करेंगे, समझ गया ना। यानी थोड़ा सा देखिए आपको हम मतलब जो भी है आपको रिकॉल करा दें जो 9th में पढ़े हो, क्योंकि देखो क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 9th वाला चीज़ें तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, समझ गए। और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हो एक ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी ट्रेंगल पढ़ने जा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपका 9th वाला तो आना ही चाहिए। अगर आप 9th वाला आ रहा है, देखो ये क्लास 10th में अब तो मान लो इसमें आपको क्लास 10th में जो भी ट्रेंगल आप पढ़ोगे उसमें कुछ ज़्यादा अब आपको पढ़ाना नहीं है। पहले पढ़ाना होता था, कुछ थ्योरम कट गया है, मतलब अब सिलेबस कम हो गया है। यानी आपको ट्रेंगल में कौन कौन थ्योरम पढ़ाना है वो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक। मतलब कुछ सिलेबस से रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखो थोड़ा सा हम 9th वाला रिकॉल करते हैं कि 9th में आप क्या पढ़े थे। याद करो कि 9th में क्या पढ़े थे। हाँ देखिए 9th में आपको बता दें कि कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे, वो भी कॉन्ग्रुएंस किसका पढ़े थे? कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल का। बाकी सब अब देखो, अगर हम आपसे पूछें कि आप ट्रेंगल को ही कॉन्ग्रुएंस क्यों करते हो, अदर आप ज्योमेट्रिकल शेप को क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंस पढ़े हो? मतलब आप 9th में भी ट्रेंगल पर पढ़े थे, क्लास 10th में भी ट्रेंगल पर ही पढ़ रहे थे। क्योंकि देखो मान लो, अब देखो अगर आप ट्रेंगल को कर लेते हो तो ट्रेंगल क्या है? एक पॉलीगन शेप होता है, आपको पता होगा। पॉलीगन उसी को बोलते हैं जो रेक्टिलिनियर फिगर होता है, उसको बोलते हैं, जिसका लीनियर बाउंड्री होता है। यानी इसमें 3 साइड होता है। तो जब आपको क्वाड्रिलेटरल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा तो ट्रेंगल वगैरह से ही करके बनाएंगे। हाँ मतलब ये करेंगे। और सर्कल वगैरह का आप देखो, सर्कल एक ज्योमेट्रिकल शेप है लेकिन वो पॉलीगन है नहीं, तो सर्कल जो भी बनता है एक रेडियस से ही बनता है। भाई रेडियस रहेगा तो आप सर्कल बना सकते हो, तो उसमें एक ही चीज़ होता है। ऐसे रेडियस इन्फिनाइट होते हैं एक सर्कल में, लेकिन रेडियस से ही हम सर्कल खींच लेते हैं। तो अगर आप दो सर्कल को अगर कॉन्ग्रुएंस करना है तो रेडियस अगर सेम होगा तो सर्कल कॉन्ग्रुएंस होगा। और कॉन्ग्रुएंस आप पहले से भी जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस देखो क्या होता है ना कि जब दो शेप आपस में सेम होंगे और साइज भी सेम होंगे तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस फिगर बोलते हैं। मतलब दे विल परफेक्टली ओवरलैप। अगर वो फिगर ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, समझ गए। मतलब आइडेंटिकल, एक जैसा, साइज भी एक और शेप भी एक, समझ गए ना। तो यानी शेप सेम और साइज भी सेम होगा, तभी हम जाकर कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। अब जैसे देखो इसमें कॉन्ग्रुएंस में क्राइटेरिया आप क्या पढ़े थे? याद करो कि कॉन्ग्रुएंस में क्राइटेरिया क्या पढ़े हो। देखो कॉन्ग्रुएंस में क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब क्राइटेरिया का मतलब होगा कि आपको एक रूल है। मतलब अब देखो जैसे टू ट्रेंगल को आपस में अगर कॉन्ग्रुएंस करना होगा तो आप एक दूसरे के ऊपर तो प्रैक्टिकली अप्रोच कर नहीं सकते हो। भाई 2D शेप है तो कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हो? 3D में कोई क्राइटेरिया की जरूरत ही नहीं है। भाई 3D को तो हम आप कहीं भी देख लोगे, आप एक दूसरे के ऊपर रखकर चेक कर लोगे कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, समझ गए। लेकिन ट्रेंगल को कैसे रखोगे? ट्रेंगल तो 2D है शेप, मतलब प्लेन शेप है, मतलब उसमें कोई थिकनेस वगैरह तो होगा नहीं, उसका कोई वैल्यूम तो होगा नहीं कि आप एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिकली अप्रोच कर लोगे, समझ गए। तो थ्योरेटिकली अप्रोच मतलब दो शेप तो देख कर बता दोगे कि हाँ दोनों शेप सेम है, लेकिन साइज कैसे देखोगे? तो साइज नहीं देख पाओगे। इसके वजह से हम लोग क्राइटेरिया वगैरह पढ़े हैं, आपको याद होगा, समझ गए। यानी क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ कि जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करोगे। अब देखो क्राइटेरिया का हम इसलिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो क्राइटेरिया जो होता है ना कहीं सिमिलर में भी क्राइटेरिया होगा, कॉन्ग्रुएंस में भी होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आप पढ़े भी हो, मुझे विश्वास है कि आप क्राइटेरिया आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि हम आपको अच्छे से थोड़ा फैमिलियर और करा दें, समझ गया ना। कि जैसे मान लो क्राइटेरिया का मतलब क्या है? जब दो ट्रायंगल को हम बोलेंगे ना, चलो कॉन्ग्रुएंस बताओ है कि नहीं, तो पहले आप देख लोगे कि चलो शेप सेम है तो कॉन्ग्रुएंस बता दोगे।
नो, सिर्फ शेप सेम से कांग्रेस कैसे बताओगे? साइज भी देखोगे तो साइज कैसे करोगे? क्या ट्रेंगल को एक दूसरे के ऊपर रख लोगे? जैसे हम कांग्रेस का शेप, हाँ 2D को नहीं रख सकते हो, तो 2D को नहीं रख सकते इसलिए हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं, समझ गया ना? क्राइटेरिया का मतलब है कि साइज को देखने के लिए करते हैं। अब साइज हम ऐसे स्केल और वो टूल्स लेकर नहीं बैठे रहेंगे कि मेजर करेंगे और उसको इस तरीके से बताएंगे। तो मैथमेटिशियन क्या कर दिए, क्राइटेरिया कुछ रख दिए, क्राइटेरिया के हिसाब से आप कांग्रेस बता देते हो, समझ गया ना? वैसे ही आपको सिमिलर में भी पढ़ना है, तो सारा क्राइटेरिया हम कांग्रेस वाला सिमिलर में नहीं लगाएंगे, समझिए? मतलब कुछ ही लगेगा, सिमिलर के लिए कुछ और कंडीशन हो जाएगा, ठीक? हाँ हाँ, या उस पर तो हम बात अभी करेंगे, समझ गए? तो कांग्रेस के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? कांग्रेस के लिए आप ऐसे जानते हो कि ऐसे हम कुछ इंडिकेट करते हैं इस तरीके से, हाँ। तो इसमें कौन कौन क्राइटेरिया पढ़ते हो? SSS, SS और फिर इसके बाद AAS और फिर इसके बाद RHS और फिर इसके बाद आप AS से, यानी आप 5 क्राइटेरिया से फैमिलियर हो, समझ गए? अब देखो जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तो आप पढ़े भी हो ट्रेंगल का ही कांग्रेस पढ़े हो, तो यहाँ भी आपको ट्रेंगल का ही सिमिलर करना है और कोई शेप को हम सिमिलर करेंगे नहीं, समझ गए ना? मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब वो तो देखकर भी बता दोगे सिमिलर, लेकिन जब हम कोई शेप को देख ही कर बता देते हैं कि जब शेप सेम है तो फिर क्राइटेरिया की क्या जरूरत पड़ गया? ये भी सोचने वाली बात है। जैसे मान लो कांग्रेस करने के लिए तो हमको क्राइटेरिया की जरूरत है, क्योंकि शेप सेम देख लेने से साइज आप नहीं बता सकते हो, समझ गए? तो साइज वहाँ डिफरेंट हो जाएगा, साइज डिफरेंट हो जाएगा इसके वजह से। लेकिन सिमिलर में हमको कोई साइज से मतलब ही नहीं है, फिर भी हम लोग क्राइटेरिया करते हैं, तो क्यों करते हैं? आप सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हम शेप सेम ही देख ही लिए कि जब दो आपस में शेप सेम है तो सिमिलर बता देंगे, फिर क्राइटेरिया क्यों पढ़ते हैं? तो ये आपके अंदर एक डाउट रहना चाहिए, समझ गए? तो कहेंगे सर कांग्रेस के लिए क्राइटेरिया, देखो कांग्रेस के लिए क्राइटेरिया क्यों पढ़ते हैं? कांग्रेस के लिए साइज की होना बहुत जरूरी होता है ना, सिर्फ शेप सेम से तो नहीं मतलब है, तो साइज देखने के लिए हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं। लेकिन अब सिमिलर के लिए क्यों करते हैं, तो आपको लास्ट में बताना, या सोचिए कि क्राइटेरिया क्यों पढ़ते हैं। जब हम दो शेप को देख ही लेते हैं कि सिमिलर है, यानी शेप सेम है, समझ गए, तो हम सिमिलर जाकर बता सकते हैं, फिर हम क्राइटेरिया की क्यों जरूरत है? लेकिन कांग्रेस में तो है, ये आपको पता चल रहा है कि कांग्रेस में है, समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ है, बात समझ में है? तो अब देखो कांग्रेस का आप जानते हो पहले से कि शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा, समझ गया ना? शेप सेम और साइज भी सेम, मतलब टू ज्योमेट्रिकल शेप सेम एंड साइज सेम एज नो एज द कांग्रेस फिगर, दे विल परफेक्टली ओवरलैप, एग्जैक्टली फिगर सेम, दैट इज कांग्रेस। ये आप जानते हो, कांग्रेस वगैरह जानते हो कि जब दो फिगर आपस में सेम होंगे और साइज भी सेम होगा तो कांग्रेस होगा। तो हम लोग ट्रेंगल को कांग्रेस पढ़े थे और यहाँ भी हम लोग ट्रेंगल का ही सिमिलर पढ़ेंगे, समझ गए? अब सिमिलर का क्या नीड है? कांग्रेस का भी तो नीड है, आपको पता है कांग्रेस का नीड है भाई। जो दो चीज बनता है ना एक जैसा, अब आप वस्तु देखते हो ना, थिंग देखते हो कि नहीं, एक जैसा बनता है कि नहीं बनता है? तो भाई कांग्रेस हमको सिर्फ तो देखने को मिलता ही है ना, लेकिन हम लोग को 3D देखने को मिलता है, 2D नहीं मिलता है। लेकिन जब भी 3D बनाओगे तो 2D के ही हेल्प से बनाओगे, इसलिए हम लोग को 2D को पढ़ना होता है, समझिए? आप जानते हो ना कि 3D अगर शेप बनाओगे तो उसमें आपको 2D की जरूरत पड़ेगा, बिना 2D आप 3D नहीं बनाओगे, समझिए? इसलिए हम लोग को 2D में जानना पड़ता है, वो भी ट्रेंगल को जानना होता है, सर्कल की कोई नीड नहीं है। सर्कल के लिए, कांग्रेस के लिए हम सिर्फ रेडियस देख लेंगे, सेम रेडियाई होगा, सेम सर्कल होगा, यानी एक जैसा होगा, समझ गए? और पॉलीगन में हमको ट्रेंगल देख लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन जो भी होता है वो ट्रेंगल के हेल्प से हम उसको कांग्रेस वगैरह कर सकते हैं, समझ गए? इसलिए हमको उसका नीड नहीं पड़ता है, समझ गए? और कांग्रेस के लिए क्राइटेरिया इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोनों को प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर सकते हैं साइज देखने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे को परख कर देख नहीं सकते हैं, 3D को देख सकते हैं, इसलिए हम लोग को उसकी कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ता है, समझिए? 2D में ट्रेंगल के लिए जरूरत पड़ता है, समझिए? अब यहाँ पर सिमिलर का बात है, तो सिमिलर के लिए क्या होता है? अब देखो सिमिलर कहाँ होता है भाई, सिमिलर भी तो देखते हो आप। मान लो अगर हम पूछे कि सिमिलर क्या है, तो सिमिलर सिर्फ शेप सेम होगा। अब साइज होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, साइज सेम होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलर का कहाँ हम लोग बात करते हैं? सिमिलर का बात वहाँ करते हैं जहाँ पर अब जैसे मान लीजिए आपको अर्थ की स्टडी करना है। अगर आपको अर्थ की स्टडी करना है तो आप उसका क्या लेते हो? ग्लोब लेते हो, ग्लोब रेप्लिका जिसको बोलते हैं, आप छोटा उसका पार्ट लेते हो, समझिए? या आपको कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, समझिए? तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने, अगर आप एक इंजीनियर हो तो एक अपना मॉडल तैयार करोगे, तो एक मॉडल तैयार करोगे तो क्या वो बिल्डिंग ही दिखा दोगे क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजर को? नहीं ना, यानी उसके एक सिमिलर कोई शेप लोगे। या स्कूल में भी आपको कराया जाता है, बहुत बड़ा शेप होता है तो हम उसको छोटे साइज में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं,
वही तो सिमिलर होता है। समझ गए कि नहीं? सिमिलर का मतलब है साइज कोई मैटर नहीं करता है, समझ गए? शेप सेम होना कंपलसरी है, हाँ शेप सेम होना कंपलसरी है। और कॉन्ग्रुएंस के लिए साइज और शेप दोनों कंपलसरी है, समझ गए? और क्राइटेरिया हम लोग इसलिए उसमें पढ़ते हैं क्योंकि उसमें साइज होना बहुत जरूरी है। साइज को हम ऐसे चेक करके नहीं बता सकते हैं, समझ गए ना? ये कहने का मतलब है। तो आप थोड़ा सोचो, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं मतलब है, समझ गए कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखो सिमिलर, तो आप समझ गए कि सिमिलर का कहाँ हम यूज करते हैं। भाई सिमिलर तो आप डेली लाइफ में भी देखते हो, छोटा बड़ा चीज मिलता है, समझ गया ना? हाँ छोटा बड़ा रहे, साइज कोई मैटर नहीं है। हाँ लेकिन अब सिमिलर में भी क्राइटेरिया हम लोग पढ़ते हैं, क्राइटेरिया पढ़ते हैं। आप देखो सिर्फ बोल देने से तो मैथ्स में होता नहीं है कि चलो एक जैसा शेप है तो हम बता दिए सिमिलर, क्योंकि वहाँ पर रीजन देना पड़ता है। अब बताओ कैसे सिमिलर है, तो कहोगे कि सर देख लीजिए एक जैसा है, मतलब वो एक जैसा शेप है तो सिमिलर हो गया। तो आप ही पहले बताओ, ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं डाल दे रहा है? इसलिए ना हम लोग सिमिलर में भी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं डाल रहा है? क्या कन्फ्यूजन डाल रहा है? हम ये बोलें कि आप जानते हो कि कॉन्ग्रुएंस जो होता है, सारे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होते हैं, सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, समझ गए? बात समझ रहे ना? तो सारे कॉन्ग्रुएंस तो सिमिलर में आ गया, लेकिन सारे सिमिलर तो कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं। तो कॉन्ग्रुएंस वाला कुछ बातें आ रहा है ना कि कुछ कॉन्ग्रुएंस फिगर तो कुछ नहीं, सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर तो सिमिलर होंगे। तो मतलब सारा कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होगा ही, तो वो बात आ रहा है। इसके वजह से हम लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है, समझिए? कन्फ्यूजन क्यों रहता है बताइए? कन्फ्यूजन क्यों रहता है? मतलब क्राइटेरिया पढ़ने के लिए अगर हम क्राइटेरिया पढ़ लें तो मेरे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, समझ रहे हो कहने का मतलब? क्राइटेरिया क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? आपको तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि सिमिलर के लिए मतलब साइज होना कंपलसरी नहीं है, और साइजे करने के लिए हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं। तो हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम शेप सेम देख ही लिए सिमिलर के लिए, तो फिर हम कॉन्ग्रुएंस क्यों पढ़ रहे हैं? अरे वो सिमिलर के क्राइटेरिया क्यों पढ़ रहे हैं बताइए, बोलिए हैं? अरे सिंपल है, आप बताओ ये पहले बताइए कि अभी क्या बोल रहे हो? अभी आप बोल रहे हो आप लोग कि सारे सर कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होगा, तो आप कैसे देख लिए कि शेप सेम है और साइज डिफरेंट है? साइज से तो उससे मतलब ही नहीं है। साइज से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ शेप तो शेप सेम भी होगा और साइज भी सेम होगा, और कुछ ऐसे होंगे शेप सेम होंगे साइज डिफरेंट होगा ना? तो ये कैसे डिसाइड करोगे? इसके वजह से हम लोग पढ़ते हैं, मतलब उसमें से कुछ फिगर आ जाते हैं इसके वजह से। और कुछ सोचो, समझ गया ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये बात तो समझ गए। अब जैसे अगर हम बोलें, चलिए ठीक है अभी डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, तो थोड़ा सा हम आपको ऐसे ही बता दिए। अब कहने का मतलब है कि अगर हम ये बोलें मिस्टर, हाँ ये बोलें कि अब जानते हो ना ट्रायंगल के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है भाई, ट्रायंगल आप पढ़ रहे हो, आप पढ़े भी हो, तो ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पता है भाई। ये तो पता है ना कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम ट्रायंगल बनाते हैं, यानी नॉन कोलिनियर समझते हो ना कि एक ही लाइन पर दो से ज़्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए। यानी जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हो, वो पॉलीगन का शेप हो चाहे नॉन पॉलीगन का, सब नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ होते हैं, क्योंकि कोलिनियर से सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? अब तुम सर्कल भी बनाओगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे तो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो भी नॉन कोलिनियर से बनाओगे। कोई भी कोलिनियर से कोई शेप ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनता है, सिर्फ लाइन खींचते हैं, समझ गए? कोलिनियर आप जानते हैं कि ऐसे होता है, इस तरीके से, समझ गए ये चीज़ें? तो आप देखो यहाँ पर ये तो ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे कि चलो ट्रायंगल अगर तीनों साइड दिए हैं, ट्रायंगल का 3 साइड दिए हैं, तो ट्रायंगल खींच सकते हो, बना सकते हो भाई। आप देखो अब आगे जब जाओगे वो आप थोड़ा बड़े क्लास में जाओगे, मान लो इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करोगे 11th-12th में, तो आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ट्रायंगल बहुत काम आएगा, समझ गए कि नहीं? उस लेवल का अगर तैयारी करोगे तो। अगर हम बोलें कि चलो बताओ कि 2 साइड दिए हैं, मान लीजिए एक साइड दिए हैं 7 सेंटीमीटर और ये एक साइड दिए 5 सेंटीमीटर, तो आप ट्रायंगल 2 साइड से तो बना नहीं सकते हो। कैसे बना सकते हो? नहीं बना। यानी देखो इसमें जो क्राइटेरिया दिख रहा है ना, अगर तीनों एस है तो ट्रायंगल बना सकते हो, अगर 2 एस और एक एंगल दिया हो, मतलब 2 साइड और एक एंगल दिया, तभी ट्रायंगल बना सकते हैं। भाई ट्रायंगल कैसे बना देते? ऐसे तो हम लोग खींच देते हैं बोर्ड पर, हो जाता है। मतलब साइड अगर 2 साइड दिया हो तो 2 साइड सिर्फ दिया है तो ट्रायंगल खींच सकते हो? नहीं, क्योंकि तीसरा साइड का पॉसिबिलिटी क्या बता सकते हो? दोनों साइड से
क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, दो साइड का सम से लेस देन होना चाहिए, यही होगा तीसरा पॉसिबिलिटी। अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि एस आपका 7 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर एस एक 5 सेंटीमीटर दिया है, तो जो थर्ड साइड का जो ट्रेंगल का थर्ड साइड होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितना होगा, यानी 12 से कम होगा, 12 से कम होगा। ये तो आपको पता है, दो साइड से तो हम ट्रेंगल बना नहीं सकते। अगर हम दो एंगल दे दिए तो भी ट्रेंगल नहीं बना सकते हैं, समझ गए। हाँ, यानी इसमें से जो क्राइटेरिया लिखा है उसी से ट्रेंगल बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। बस समझ गए ना, या तो तीनों एस दे, या तो दो एस एक ए दे, और या तो दो एंगल एक एस दे, या तो राइट दे हिपोटेनियस दे एक साइड दे, और दो एंगल एक साइड दे, तब ट्रेंगल बनेगा, ऐसे ट्रेंगल नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज और आपको इसमें मिसिंग नहीं दिख रहा है, ये दिखा है, लेकिन ये हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जब दो फिगर को अगर आप कांग्रुएंस करते हो, जब दो फिगर को आप कांग्रुएंस करते हो, तो आप बताओ ट्रिपल ए से करते हो, नहीं करते हो। आप क्राइटेरिया यही ना कांग्रुएंस के लिए लगाते हो, समझ गए। ये तो पता है ना कि जब दो फिगर आपस में कांग्रुएंस हो जाता है, मतलब व्हेन टू फिगर ईच अदर कांग्रुएंस, एनी क्राइटेरिया यू कैन यूज दिस, ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, ओके। मतलब यू कैन से ऑल एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल एंड ऑल साइड इक्वल। ये तो पता है ना कि जब दो फिगर आपस में कांग्रुएंस होते हैं कोई भी क्राइटेरिया से, तो उनके सारे आपस में एंगल इक्वल हो जाते हैं और सारे साइड भी इक्वल हो जाते हैं। फिगर यही ना होता है कांग्रुएंस में भाई। दो फिगर अगर आपको कांग्रुएंस होता है तो उनके कांग्रुएंस कोई भी क्राइटेरिया से करते हो, या कांग्रुएंस मान लीजिए हम दिए ही हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसका कंसिक्वेंस क्या आता है, सभी आपस में एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये उसका आउटपुट है, ये आउटपुट है ना भाई। जब तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो आप क्राइटेरिया के लिए लगाते नहीं हुई है, लेकिन ये जानते हो कि जब दो फिगर कांग्रुएंस होगा तो आप एंगल को आपस में सारे को इक्वल लिख सकते हो, सीपीसीटी से पढ़े हो ना, सीपीसीटी कांग्रुएंस करने के बाद। तो ये हम लोग क्राइटेरिया को परफॉर्म नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये यहाँ पर आपको एक डाउट होना चाहिए कि हम जब दो फिगर को आपस में कांग्रुएंस करते हो, आपस में दो फिगर को कांग्रुएंस करते हो, ठीक, तो आप इस क्राइटेरिया से क्यों नहीं करते, क्योंकि कांग्रुएंस करने के बाद आप लिख देते हो कि सारे आपस में एंगल इक्वल है, लेकिन आप ये क्यों नहीं खोज कर आप लिख देते हो कि कांग्रुएंस है। ये थोड़ा सा आपको सोचते हो, कभी ऐसा कभी नहीं सोचते हो, आप लोग बस सिर्फ पढ़ लेते हो, समझ रहे हो ना। मेरा कहने का मतलब, मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो। हम देखो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए ना कि आप थोड़ा सोचो, पढ़ाने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, समझ गए। लेकिन सोचने के लिए देखो हम आपको सोचते हैं कि आपके अंदर जो वो है, मतलब नॉलेज है, वो आपके अंदर है, समझ रहे ना, वो आपको निकालना है। अब वो निकलेगा कैसे, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक नहीं निकलेगा। तो मेरा काम ये है कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है उसको निकालना। हम क्या सिखाएंगे, समझ गया ना, या आपको कौन सिखाएगा, आप खुद से सीख सकते हो और वो आपके अंदर है, समझ गया ना। उसको हम सोचते हैं कि आप बाहर निकालो और थोड़ा सा आप सोचने के लिए मजबूर रहो, समझ गए। तो थिंक अबाउट, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर हम ट्रिपल ऐसे करते नहीं है कांग्रुएंस, लेकिन ये हम जानते हैं कि जब दो फिगर कांग्रुएंस होता है तो हम सारे एंगल को आपस में इक्वल लिख देते हैं। तो कहेंगे सर ये मुद्दा क्यों उठाए हैं, क्योंकि हम सिमिलर के लिए क्राइटेरिया लिखेंगे, तो सिमिलर के लिए क्राइटेरिया लिखेंगे तो उसमें से कुछ ले लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा आ जाएगा तो यही आएगा। तो सिमिलर के लिए हम ये उठा ले रहे हैं, कांग्रुएंस के लिए उठाने, लेकिन कांग्रुएंस के ये कंसिक्वेंस है, मतलब सीपीसीटी से आप ये एंगल इक्वल लिखते हो, समझ रहे हो ना मेरा बात है। तो आप क्यों करते हो ऐसा, कांग्रुएंस के लिए आप ये क्राइटेरिया लिखते नहीं हो, लेकिन आप कांग्रुएंस करने के बाद ये लिख देते हो कि ये सारे आपस में इक्वल हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपके सामने अगर हम एक बनाएं इस तरीके से, ठीक, अगर आपके पास ये ट्रेंगल है, देखो ये ट्रेंगल है और ये ट्रेंगल है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, अब ये 60 है। अब देखो आप ये पहले बताओ, ये दोनों इक्वलेटरल ट्रेंगल है कि नहीं है, और आप जानते हो कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है। अब छोटा हो चाहे बड़ा ट्रेंगल हो भाई, इक्वलेटरल छोटा बड़ा से तो कोई मतलब है नहीं, इक्वलेटरल तो कोई भी हो सकता है। क्या बड़ा रहेगा तभी 60 बनेगा, छोटा रहेगा तो 60 नहीं बनेगा। तो आप इस शेप को देखो, क्या ये दोनों कांग्रुएंस है, नहीं है, नहीं है ना, समझ रहे हो, कहाँ है बताओ, बड़ा भी तो हो सकता है साइड का, हाँ, मतलब साइज कहाँ सेम है, तो ये सिमिलर हुआ, हाँ सिमिलर, ये सिमिलर हुआ क्योंकि दोनों एक जैसा है।
मतलब शेप सेम है, साइज तो सेम है नहीं। मतलब ये सिमिलर में वर्क करेगा ये। हैं? हाँ, यानी ट्रिपल ए जो लगाएंगे वो सिमिलर के लिए हम लगाते हैं, कांग्रेंस के लिए नहीं लगाते हैं। अब कांग्रेंस के लिए रीजन देख ही लो कि ये दोनों का शेप सेम नहीं है। अरे सॉरी, दोनों का शेप सेम है, सॉरी साइज डिफरेंट है। समझ रहे हो कि नहीं? और एक एग्जांपल यहां पर लो, यहां पर एक तो एग्जांपल ले लिए, ये। अब देखो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि यहां पर भी सर सिमिलर है ना? सिमिलर तो है, सिमिलर है ना, तीनों एंगल सेम है ना। तो ये हो सकता था कि ये कौन क्राइटेरिया से, मतलब इसमें से कोई क्राइटेरिया से ये कांग्रुएंस होगा, ये इसमें से कोई क्राइटेरिया से कोई ये दोनों कांग्रुएंस होगा। ट्रिपल ए से तो होगा नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट ये तीनों के एंगल इक्वल आ जा रहा है, तो ये कांग्रुएंस बता रहे हैं। तो ये रीजन समझ गए ना? बात समझ में आ रहा है? मतलब एक तरफ हम तीनों एंगल को रख दिए, उसका कंसिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट रख दिए। रिजल्ट यही है कि दोनों का ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब एंगल आपको लिखना है सारा आपस में एंगल इक्वल लिखना है, तो आप कांग्रुएंस करने के बाद लिखोगे। तो उसका एंगल जो लिखे हैं वो रिजल्ट के बाद लिखे हैं। रिजल्ट के बाद मतलब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन आप पहले कुछ और देख रहे थे, तीनों एंगल नहीं देख रहे थे, मतलब इसमें से कोई क्राइटेरिया देख रहे थे, तब जाकर ये बता रहे थे कि ये दोनों कांग्रुएंस है। समझ रहे हो ना? हेलो, कुछ बात समझ में आ रहा है कि हार्ड हो जा रहा है? नहीं सही है, समझ में आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों कांग्रुएंस है, लेकिन वो कोई मतलब इसमें से कोई क्राइटेरिया से कांग्रुएंस बता दिए और फिर जाकर बता रहे ना कि ये आपस में एंगल इक्वल है, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल देख रहे हैं, तो ये पता चलेगी कांग्रुएंस हम तो तीनों एंगल से लिख नहीं सकते हैं, और यहाँ पर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी तीनों एंगल से लिख नहीं सकते। यानी आपको दूसरा चीज ढूंढना पड़ेगा, भले उसका आपको रिजल्ट आपको मतलब लिख दो कि जब दो फिगर आपस में कांग्रुएंस होते हैं तो उनके सारे आपस में एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सिम्प्लिसिटी से, या साइड भी आपस में इक्वल होते हैं ना। लेकिन अब ये सिमिलर में ऐसा नहीं होता है, सिमिलर में ऐसा नहीं होता है। जब दो फिगर सिमिलर होंगे तो उसका कंसिक्वेंस यानी उसका रिजल्ट आपस में एंगल इक्वल होगा, लेकिन साइज इक्वल नहीं लिखेंगे, साइड इक्वल नहीं लिखेंगे। वहां तो साइड भी इक्वल लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि साइज तो मैटर कर रहा है, यहाँ सिर्फ शेप से मतलब है। हाँ, यहाँ सिर्फ शेप से मतलब है। शेप से मतलब रहेगा तो एंगल से मतलब है, क्योंकि एंगल दिखाइए रहे कि तीनों एंगल अगर खोज दिए तो सिमिलर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये तो आपको पहले से भी पता है, थोड़ा बहुत पता है। तो ये कहने का मतलब है, मतलब आप थोड़ा सा आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत है। अभी आपको हम थोड़ा सा बताएं, अभी देखिए हम कितना डिस्कस करते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये कहने का मतलब है। अब चलिए देखिए थोड़ा सा हम आपको ट्रायंगल के बारे में बता दें हल्का सा, फिर हम सिमिलर का बात करेंगे और फिर कांग्रुएंस का भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि देखो कांग्रुएंस सिमिलर दोनों जोड़कर पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपको बढ़िया से पता चल जाएगा, और जो भूल रहे हो वो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे फिजिक्स और मैथ्स जो भी पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, या कोई बिना देखो ज्योमेट्री का गणित मुश्किल होगा कहीं ना कहीं, समझ गए? तो यानी ज्योमेट्री का अंडरस्टैंडिंग आपको ट्रायंगल के बारे में होना चाहिए और सर्कल, समझ गए? दो ही आपका है ये, और क्या ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो बताओ? कोई और पढ़ते हो नहीं उस? हाँ, तो वही चीज़ है। तो देखो ट्रायंगल आप जानते हो भाई, ट्रायंगल साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल होता है, ये होता है साइज के हिसाब से 3 ट्रायंगल होगा। मान लीजिए हम इसको इक्विलेटरल एज्यूम कर रहे हैं, तो इक्विलेटरल हो गया, ऑल साइड इक्वल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो यू कैन मतलब आप बोल सकते हो, यू कैन टेल, हाँ, मतलब पी क्यू आर जो है इक्विलेटरल है। अगर हम इसमें से 2 साइड लिखे हैं एक्स वाई जेड और ये डिफरेंट कर दिए तो आइसोस्केल हो गया। अगर ये तीनों डिफरेंट है तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? स्केलेन हो गया, समझ गए? स्केलेन ट्रायंगल हो गया ना, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो यानी ये साइड के हिसाब से होता है, ठीक। अगर आप साइड के हिसाब से हुआ तो अगर हम साइड के हिसाब से, आपको ये पता रहना चाहिए कि ट्रायंगल की इनइक्वालिटी ये होता है। अगर हम इसको लेट करके चलते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, और a प्लस सी ग्रेटर देन बी, ये। अब अगर आपको साइड के हिसाब से अगर कोई ट्रायंगल को चेक करना है, देखना है, समझ गए? तो ये होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको ये दे दिए कि पूछ दिए कि चलो बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है,
हाँ ये ऐसे दे दिए हैं। तो आपको लग रहा है कि दो साइड दिखा तो गप सुना बता दिए कि आइसोस्केल है। तो ये देखो साइड के हिसाब से ठीक है, साइड आप देख रहे हो, लेकिन सबसे पहले साइड देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब ये क्या कहता है, मतलब आप तो हाथ से न खींच रहे हो जी। अगर आप टूल से खींचोगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लोगे तो ट्रेंगल ही नहीं बनेगा स्केल से जब खींचोगे। तो हाथ से तो खींचना आसान है, जैसे आप बोल देते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वही हाल है। हाथ से तो कुछ खींच ही दोगे, समझ गए। तो हाथ से खींचने से नहीं मतलब है कि आप हाथ से क्या खींच रहे हो, हाथ को कहीं तुम लोग चला देते हो, उससे नहीं मतलब है। तो पहले आपको साइड के हिसाब से देखना पड़ेगा, दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल है, तो दिस इज नॉट ट्रायंगल। आप नहीं बता सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो कि आइसोस्केल है, समझ गया ना। तो जो भी होगा आप देखो, अब ये सब थोड़ा सा हम ऐसे ही आपको बता दे रहे, थोड़ा आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे तो हमको सिमिलर पढ़ाना है, लेकिन ट्रायंगल का बात है इसलिए हम बता रहे हैं कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बारे में कुछ खास जानो जो होता है, समझ गए, ये चीज़ है। ठीक, अभी हम सिमिलर का बात करेंगे, थोड़ा और उसका नीड समझेंगे, कॉन्ग्रुएंस जो पढ़े उसको इंटरलिंकिंग करेंगे। थोड़ा पढ़ो तो लगे कि हाँ आप उस तरीके से पढ़ रहे हो कि सारा समराइज हो जा रहा है, मतलब फिर थोड़ा ना दोबारा पढ़ोगे। क्या दोबारा ट्रायंगल ही पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। क्या इसी चैप्टर भर रहोगे ऐसे में? तो नहीं, आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, कैलकुलस मिलेगा, बहुत सारे चीज़ें मिलेगा आपको, वेक्टर अलजेब्रा मिलेगा, 3D मिलेगा। तो कैसे आप करोगे? तो इस तरीके से करने का मतलब कि आपको ये ध्यान देना है। तो ये ध्यान दे लेना, दो साइड का सम ये ट्रायंगल नहीं है, वैसे ही साइड के हिसाब से होगा तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको एंगल के हिसाब से अगर पता करना है, एंगल के हिसाब से, अब एंगल के हिसाब से 3 ट्रायंगल होता है, आपको पता है। अब ये देखिए, ये मान लीजिए है 60 है। अच्छा चलिए हम इसको ऐसे थोड़ा सा खींच देते हैं। ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है। तो तीनों एंगल का सम पहले चेक कर लोगे 180 है कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ गए। और सारा एंगल 90 से लेस देन होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट मतलब एन एंगल हुज मेजर 0 डिग्री मोर देन बट 90 डिग्री लेस देन, यू कॉल acute angle. So here is 3 all of them, you can see this figure less than always 3, then you can go tell what acute triangle बोल सकते हो। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये तीनों 90 से कम है, तो तीनों का सम भी 180 है, तो एक्यूट हो गया। तो एंगल के बेसिस से बताओगे तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। ऑब्ट्यूस मतलब ये हो गया, ये 90 से ज़्यादा होगा, और ये दोनों तो हमेशा 90 से कम ही होगा, तो ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा। और एक राइट एंगल तो आप जानते ही हो, अच्छे से जानते हो कि ये 90 होना चाहिए, और ये दोनों एक्यूट ही होगा, समझ गए। तो राइट एंगल हो गया। एक चीज़ आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, ये ट्रायंगल बनाए हैं PQR, ठीक। अगर ये मान लीजिए 70 है, ये 60 है और ये 50 है, तो ये तो पता है कि एक्यूट ट्रायंगल है। और देखो जो एंगल बड़ा होता है उसके ठीक सामने वाला साइड बड़ा होता है, ये साइड बड़ा हो जाएगा, इसके बाद ये वाला साइड होगा, इसके वाला ये होगा। तो अब यहीं इसी तरीके से ना आप बताते हो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हम लोग हिपोटेनियस बोलते हैं, तो यानी ये एंगल बड़ा है, ये एंगल तो हमेशा इससे छोटा ही होगा, तो ये सबसे बड़ा होता है। और ये 90 एंगल है, स्पेशल कर दे रहा है, क्योंकि बाकी सब ट्रायंगल में हमको ये नहीं पता है कि कितना एंगल है, लेकिन इसमें पता है ना 90 है। ऐसे तो हम देखो जो भी बताते हैं कि इक्विलेटरल में, और वो इक्विलेटरल में कि सारे 60 बनते हैं, लेकिन हम इक्विलेटरल जो भी बताते हैं साइड के बेसिस से बताते हैं, ना कि एंगल के बेसिस से बताते हैं। वो भले तीनों एंगल 60 होता है, वो बात अलग है, समझ गया ना। लेकिन हम देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग बताते हैं। और ये पता भी है कि साइड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इक्विलेटरल, लेकिन ये भी पता है कि ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये सब आपको पता है। यानी जो एंगल, अब जैसे मान लीजिए अगर हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, ये तो देखिए ये ट्रायंगल है 7 5 11, अरे 7 5 12 सॉरी और ये 11 से बड़ा है, यानी इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, और इन दोनों का सम इससे बड़ा है ना। तो यानी वो फुलफिल कर रहा है साइड के हिसाब से। अब बोलेंगे कौन सा सबसे बड़ा साइड है, तो सबसे बड़ा दिख ही रहा है QR है। अब बोलेंगे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो बोलेंगे सर P है, समझ गया ना। यानी जो साइड बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाला एंगल बड़ा, और जो एंगल सबसे बड़ा उसके ठीक सामने वाला साइड बड़ा। ये सब आप पहले से पढ़े हो,
समझ रहे हो ना। तो हाँ, तो ये ट्रेंगल का थोड़ा सा आपको हम ऐसे ही ब्रीफली मतलब एक्सप्लेन कर दिए। तो आप चलो देखो अब आते हैं सिमिलर पर। अब आपको सिमिलर पर क्या पढ़ना है और कॉन्ग्रुएंस वाला थोड़ा बातें ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया वगैरह क्या होता था और उसमें से हम किसको मतलब लेकर चल रहे हैं सिमिलर करने के लिए। और सिमिलर होता क्या है, सिमिलर का मतलब हो गया कि शेप सेम होगा, साइज हो ना हो कोई मैटर नहीं करता है। सिमिलर के लिए हम ऐसे करते हैं, आपको सिमिलर पढ़ना है 10th में, ये सिमिलर के लिए ये लगाते हैं ये चीज सिमिलर के लिए देखो क्राइटेरिया ये होता है ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस एस, बस यही आपको 3 क्राइटेरिया पढ़ना है, समझ गए। कॉन्ग्रुएंस के लिए आप पढ़े हो, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया आप बताइए दीदी कि क्यों पढ़ रहे हो भाई, साइज सेम करने के लिए पढ़ते हो। और मैथ्स में हम सिमिलर वगैरह करने के लिए पढ़ते हैं, तो सिमिलर वगैरह सिर्फ बताने से नहीं होगा कि दोनों शेप सेम है तो हम सिमिलर बताते हैं, कुछ रीजन आप बताएंगे, या हो सकता है कि जो सिमिलर बता रहे हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंस भी है, इसके वजह से कहीं ना कहीं हम क्राइटेरिया वगैरह देख कर बताते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है, समझ गए। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए ये आप करते हो ट्रिपल एस, एस एस, डबल ए एस एस और आर एच एस, तो ये लगाते हो। तो इसमें से 2 चीज़ हो रहा है, कॉन्ग्रुएंस वाला हम ये ले रहे हैं। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ गया, साथी क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी लेंगे, ए एस ले लेंगे। हाँ चलिए, यानी ये भी होगा चौथा ए एस, ये भी होता है कि ये होगा कि बताइए क्या क्या 2 एंगल ये होगा 2 एंगल एक साइड, काहे नहीं हो सकती, जब एक साइड क्यों? एंगल होगा तो एंगल साइड क्यों? तो आप ये क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि 2 एंगल एक साइड, तो वही वैसे साइड के बीच में 2 एंगल रहेगा ना, उसमें इसमें एंगल साइड है। नहीं आप ये नहीं लेते हो, सिर्फ आप यही पढ़ोगे, समझ गए। अब बताना कि आप इसको क्यों नहीं ले रहे हो, समझ गए। यानी ट्रिपल ए देखोगे, एस एस, ट्रिपल एस देखोगे, एस एस देखोगे, ये नहीं देखोगे। साइड की बात तो वो दोनों समझ में आ रहा है, ए अब इसमें बताना कि आप ये तीनों को क्यों मतलब ये इसमें से इसको क्यों नहीं ले रहे। और ट्रिपल ए तो बताइए थे कि ट्रिपल ए क्यों ले रहे हो, क्योंकि छोटा, हाँ ये एस ए एस क्यों ले रहे हैं, ये वाला बताइए। हैं एस ए एस, एस एस 2 साइड एक एंगल है, 2 साइड का रेशियो आपस में, रेशियो आप जानते हो ना, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब किसी नंबर से उसका कंपैरिजन करते, मतलब 2 मतलब क्वांटिटी को जब कंपेयर करते हो उसका रिड्यूसिंग फॉर्म रेशियो होता है। और प्रोपोर्शनल जानते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हो, समझ गए, क्या बोले हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हो ना, जब 2 साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा, तो देखो प्रोपोर्शनल, आप देखो सिमिलर जो होता है ना, जैसे अगर हम सिमिलर बोले हैं, जैसे अगर हम सिमिलर बोले, आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं, रीजन देखो सिमिलर जब भी होगा ना, अगर आप इस क्राइटेरिया से कर रहे हो तो तीनों एंगल सेम है, तो आप सिमिलर बता दिए। तो जब आप ये खोजे हो तो इसका कुछ आउटपुट भी तो होगा ना। जैसे आप क्या करते हो, कॉन्ग्रुएंस जब करते हो तो कॉन्ग्रुएंस में क्या करते हो, कोई भी क्राइटेरिया आप मान लीजिए इसमें से लगा दिए, तो उसका कंसिक्वेंस लिखते हो, एंगल इक्वल, साइड इक्वल, ऐसे लिखते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब तीनों एंगल खोजोगे तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए। तो प्रोपोर्शनल बोल रहे हो, तो यानी एक चीज कर रहे तो उसका आउटपुट ये आ रहा है। तो आप सोचो अगर ये लोगे, मान लो अगर ये आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हो 2 एंगल खोद दिए, एक साइड खोद दिए, समझ गए, खोद दिए ना। लेकिन अब जब 2 फिगर सिमिलर होगा तो यानी आपस में सारा एंगल इक्वल होगा और उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इसका कोई आउटपुट दिख ही नहीं रहा है। यानी जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंस कर दिए, सिमिलर कर दिए, मान लीजिए इससे कर दिए, समझ रहे हो मेरा बात है। पहले इसको देखो, जैसे मान लीजिए हम तीनों एंगल से सिमिलर बता दिए, जैसे एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे देखो ये मान लो, ये इतना समझ रहे हो ना, सिमिलर के लिए हम यही क्राइटेरिया लगाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, ये सब क्राइटेरिया यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझ गया ना, ये आपको समझाने की कोशिश करें। यानी ट्रिपल ए खोद दो तो भी सिमिलर बता दोगे, ए ट्रिपल एस खोद दोगे तो भी होगा। 2 साइड का रेशियो और एक एंगल, 2 साइड का रेशियो, साइज इक्वल नहीं, तो इसमें देखो साइज अकेले ना पड़ जा रहा है, रेशियो कहाँ खोजोगे,
मतलब रेशियो मतलब दो रेशियो मतलब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल कहाँ होगा, एक ही साइड ना बचा है तो वो कहाँ से खोजोगे। अच्छा, दो एंगल का रेशियो नहीं हो सकता ना? नहीं, समझ गए, दो साइड का रेशियो लिखना है या तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, समझ गए। तो इसके वजह से हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें साइड एक ही बचा है, तो एक साइड किसके इक्वल करोगे, साइड और कोई है ही नहीं है, समझ रहे ना, इसके वजह से हम लोग नहीं करते हैं, समझ गए ना। रीजन आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो मान लो ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है और ये हाँ, ये मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया आपका 70, ये 60, ये 50। तो आप देखो ट्रिपल ए से सिमिलर है, ट्रिपल ए से सिमिलर है, तीनों एंगल इक्वल है ना। अरे देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है ना। तो यानी ये ट्रिपल ए से सिमिलर है। तो जब ये ट्रिपल ए से सिमिलर है तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ साइज इक्वल नहीं करोगे, जैसे हम कॉन्ग्रुएंस करते थे तो आपको याद होगा कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो साइड इक्वल होगा, लेकिन यहाँ साइड इक्वल नहीं होगा, सिर्फ शेप सेम है। अब तुम देख कर मत प्रैक्टिकली अप्रोच लगाओ कि अरे इसका साइज भी तो हो सकता है, क्योंकि हम ये भी तो जानते हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, तो जब कॉन्ग्रुएंस देखना होगा तब तो कॉन्ग्रुएंस वाला क्राइटेरिया यूज करोगे, और जब सिमिलर करना होगा तो सिमिलर वाला क्राइटेरिया यूज करोगे। लेकिन जो सिमिलर कर लोगे, सिमिलर करने के बाद जो उसका कंसिक्वेंस होगा वो आपको क्या लिखोगे। ये होता है कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे, व्हेन टू फिगर ईच अदर कॉन्ग्रुएंस, ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, समझ गए, यू कैन यूज दिस एनी क्राइटेरिया, देन आफ्टर दैट यू गो टू टेल व्हाट टेल, यानी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो कौन किसके करस्पॉन्डिंग साइड होगा, कौन किसके करस्पॉन्डिंग साइड, 70 के सामने कौन सा है, YZ, और 70 के सामने कौन सा है, PQ, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या ये किसी की इक्वल नहीं लिखोगे, तो सोचो कि ये कैसे यूज करोगे, समझ रहे हो ना। अब ये देखो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, अब 60 है, ये 60 है तो 60 के सामने XZ और 60 के सामने QR, और क्या इस पर अभी बात करेंगे, अभी ये तो नहीं है, अभी तो BPT वगैरह का बात पढ़ना है, BPT कन्वर्ज और BPT पढ़ाना है, थ्योरम पढ़ाना है, उस पर हम बात करते हैं ये चीज़। और ये 50 के सामने, ये 50 के सामने ये XY और अपन में 50 के सामने PR, ये होता है, ये रिजल्ट है। जैसे आप मान लो SP क्या लिख CPCT लिखते हो वैसे लिख दो, ये आप ऐसे सोचो, हाँ, सिमिलर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, समझ गए। तो ये यानी ये ट्रिपल ए खोज दिए, ट्रिपल ए से देखो तीनों एंगल सेम होगा, तो इसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, समझ रहे हो ना। तो तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप तीनों साइड एंगल, तीनों साइड खोजे हो, ये इसके अब मान लो ये 5 है और ये 10 है, सपोज ये 6 है, ये 12 है और ये 4 है और ये 8 है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल है। 5/10, 6/12, 4/8, 1/2, 1/2 तीनों के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया यूज करोगे। तो अब ये क्राइटेरिया यूज करोगे तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यानी आप वो ट्रिपल एस लगाओगे तो एंगल इक्वल लिखोगे, और जब ट्रिपल ए लगाओगे तो ट्रिपल एस लिखोगे। यानी इसका मतलब होगा कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है और एंगल इक्वल होता है, समझ रहे हो ना। इस पर और थोड़ा हम आगे जाकर बात करेंगे, अभी हम लोग को दूसरा चीज़ समझना है, समझ रहे हो ना। फिर अगर आपको कोई डाउट होगा कि और कोई कॉन्ग्रुएंस वाला हम क्राइटेरिया को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी अब आगे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे, समझ गए ना। तो हम लोग को क्राइटेरिया बस यही पढ़ाना है, 3 ही पढ़ाना है, 3 थ्योरम ये पढ़ाना है, 3 थ्योरम ये पढ़ाना है, 3 थ्योरम हुआ। अब कहेंगे सर थ्योरम क्या हुआ, थ्योरम जानते हो ना, थ्योरम का मतलब होगा ना, थ्योरम का मतलब क्या हुआ। थ्योरम आपको हम एक बार एक्सप्लेन किए थे। थ्योरम का मतलब है कि जो आपके दिमाग में थॉट है वही किसी और के भी दिमाग में थॉट होगा। जैसे मान लीजिए हम पूछे कि 15 अगस्त के दिन आपको क्या मिला था, तो आप बोलेंगे बुनिया मिला था। किसी और से पूछेंगे, बोलेगा कि लड्डू मिला था, कोई बोलेगा कुछ और, कोई बोलेगा कि 15 अगस्त को आज़ादी मिला था। तो सबके अंदर एक सेंट्रल थीम नहीं बन रहा है, कोई एक मतलब यूनिक आंसर नहीं बन रहा है, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो ये थ्योरम नहीं है। थ्योरम का मतलब होगा कि सबका मतलब एक ही आंसर होगा, वेल डिफाइन होगा, उसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये 3 थ्योरम ये पढ़ना है।
और 2 थ्योरम और पढ़ना है, यानी 5 थ्योरम पढ़ना है और बाकी सब सिलेबस से लिफ्ट है। समझ गए? तो यानी थ्योरम का मतलब क्या होगा कि अगर हम पूछेंगे चलो बताओ कि तीनों एंगल जब सेम बता दिए, तीनों एंगल खोद दिए, तीनों एंगल खोद दिए, तो आप ये लिख रहे हो ना, ये लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो? क्या ये प्रूफ किए हो? नहीं प्रूफ किए हो, तीनों एंगल खोजे हो तो आप ये लिख रहे हो। तो कहोगे सर जानते ही हैं कि जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होगा तो हम जानते हैं कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो ये हम लिख दे रहे हैं। तो ये लिख रहे हो ना, उसी को प्रूफ करना है कि अगर आप ये ले रहे हो तो आप ये ला कैसे रहे हो, ये प्रूफ करना है। समझ गए ना? बात समझ में आ रहा है कि ये कैसे ला रहे हो, कैसे ला रहे हैं कि हमको पता है कि साइड का रेशियो, ये थ्योरम है तो वही थ्योरम को एक्सप्लेन करना है कि अगर तीनों एंगल खोजे हो तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कैसे लिख रहे हो। तो यानी ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता कैसे, अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा तो। समझ गए? अगर तीनों साइड खोज रहे हो, तीनों एंगल सेम, तीनों साइड सेम है, तो उनका एंगल तीनों आपस में एंगल लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिखोगे, तो आखिर ये कैसे लिखोगे? तो वो चीज़ें हमको डायरेक्टली हम थ्योरम से लिख देते हैं। तो ये थ्योरम यही प्रूव करना कि कैसे होता है, रीजन ये समझेंगे। तो 3 थ्योरम ये हुआ, समझ गए? तो इस पर अभी हम बात करेंगे। कुछ बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि इतना देर आप पढ़ोगे नहीं, समझ गए ना? 40 मिनट बनाए। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा आप समझाते हैं। थोड़ा टफ लगेगा, समझिए। तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग में देखो 3 वो हो गया, यानी सिमिलर क्राइटेरिया फिर से लिख देते हैं। ये ट्रिपल है, अगर 2 एंगल भी खो देते हो तो भी सिमिलर होगा। सोचो कि अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल हो और किसी और एक ट्रायंगल में 2 एंगल हो, सेम हो, तो तीसरा एंगल तो इक्वल है ना आएगा। हाँ तब तो इक्वल ही आएगा, तो इक्वल ही आएगा, बात तो वही होगा। तो ट्रिपल ए खोजो चाहे 2 एंगल खोजो, सिमिलर हो जाएगा। समझ गए? अब सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर जानती हूँ, सिमिलर बताइए। सिमिलर का यही डिफिनीसन होता है कि शेप सेम होगा तो सिमिलर होगा, लेकिन उसका जब तीनों आपस में एंगल इक्वल होगा तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। समझ गए? नहीं, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल, ठीक ना? ट्रिपल ए से खोजोगे तो भी सिमिलर, और एक ये हो गया एस एस हो गया, तो यानी 2 साइड एक एंगल के बीच में खोद दिए तो ये होगा। तो इस पर हम बात करेंगे। तो अभी हम लोग को जो सिमिलर में पढ़ाना है वो आपको ये पढ़ाना है, बीपीटी पढ़ना है और बीपीटी का कन्वर्ज पढ़ना है। ठीक है, बताते हैं। तो 2 ये हो गया, कन्वर्ज मतलब समझ गए ना? कन्वर्ज का मतलब उल्टा, समझ गए? मतलब आप इसमें कुछ गिवन रहेगा तो कुछ प्रूफ करोगे, कुछ प्रूफ करेगा तो हाँ, और इसमें जो प्रूफ करोगे इसमें उल्टा होगा, गिवन रहेगा। समझ गए? तो ये कुछ है। तो इस पर बात कर लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी मतलब समझ रहे ना, प्रोपोर्शनल, यानी जब 2 फिगर आपस में सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो हमेशा वो प्रोपोर्शनल होता है, ना कि इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है ये। समझ रहे हो ना? जैसे देखो बीपीटी को आप थेल्स भी बोलते हो, थेल्स भी बोलते हो, थेल्स थ्योरम। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, उसी समय की एक मैथमेटिशियन थे थेल्स। समझ गए? हाँ, ये ट्रायंगल से ही अटैचमेंट है, वो भी ट्रायंगल से ही है। तो ये ट्रायंगल में क्या गिवन, मतलब ये क्या प्रूफ किए थे, वो तो आपको पता है कि पाइथागोरस में क्या प्रूफ किए थे। हाँ पता है कि 2 साइड अगर दिया हो राइट एंगल हो तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि और कुछ दिए थे कि कोई भी ट्रायंगल हो 2 साइड हो तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं, बस थर्ड साइड का पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो उसके आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से छोटा होगा। समझ गए? तीसरे से बड़ा होगा। समझ गए? हाँ, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, ये पॉसिबिलिटी बता सकते हो, ना कि तीसरा साइड एग्जैक्ट बता दोगे। लेकिन वो तीसरा साइड जब राइट एंगल रहेगा तो एग्जैक्ट निकाल कर बताए थे, यही नहीं बताए थे। तो ये है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये चीज़ें, अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, बीपीटी आपको समझा रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल को कोई बात नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है सर, कौन सा काइंड्स लिए हैं, मतलब टाइप्स कौन सा लिए हैं।
तो ये सिर्फ ऑनली क्लोज फिगर है, एक ट्रेंगल है, 3 साइड दिख रहा है, रेक्टिलिनियर बाउंड्री है, पॉलीगन का शेप है, बस अच्छा लग रहा है, बस यही है, समझ गए। अब इसमें क्या है, आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़े हो क्वाड्रिलेटरल में। चलिए ठीक है, देखिए अब देखो मान लो इसके साइड के हम पैरेलल खींचते हैं तो हम इसके पैरेलल यहाँ से खींच सकते हैं, अगर इस साइड के पैरेलल खींचना है तो हम ऐसे खींच सकते हैं। और आप समझ रहे हैं ना, हम इसके पैरेलल खींचे, चलो पहले इसके पैरेलल खींच दिए, अभी ये पैरेलल है, देखने में वो लगेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, यानी ये पैरेलल हम क्या लिए हैं, BC, ये पैरेलल BC। तो अगर मान लीजिए हम दिए हैं x दिए हैं, मतलब ये लेंथ x है और ये 5 है और ये 4 है और ये 10 है मान लीजिए और ये 8 है, तो आपको x निकालना है, समझ गए ना। अब x क्या माने हैं बताओ, x क्या माने हैं, x a ही माने हैं, x a ही है। और आप जो भी पढ़े हो पहले आप बताओ, उसके तरीके से आप कर सकते हो इसको, तो बताओ, इसीलिए लिखे हैं कि भाई थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं। ये ऐसे से नहीं पढ़ेंगे कि जल्दी थोड़ी है कि नीचे वाला उसको वाला ऊपर वाला है। ये आप नहीं पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, कोई तरीका से आप ये निकाल लोगे, ये तरीके से कोई निकालोगे, नहीं निकालोगे। मतलब आपको यहाँ बीपीटी थ्योरम हेल्प करेगा। अगर हम ये इसके पैरेलल दिए, अगर ये पैरेलल नहीं भी दिए रहते और अगर ऐसे दे दिए तो तब तो होता ही नहीं। अगर हम ऐसे पूछ दिए कि चलो निकालो तब मुश्किल है, 90 का तो हो जाता है। समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि थ्योरम का मतलब है कि थ्योरम शुड बी मस्ट। बिना थ्योरम के कैसे करोगे, कहीं कहीं आप बिना थ्योरम के आप थौआ थप्पर बन जाओगे, जिसको भोजपुरी में बोलते हैं थौआ थप्पर, मतलब कुछ हो लायक नहीं। तो यानी इसका मतलब है कि ये अपन ये करोगे और ये अपन ये करोगे। बीपीटी में यही होता है। बीपीटी में क्या लिखते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर बीपीटी पहले लिखते हैं एक्स वाई जेड है, यहाँ पर कोई हम पैरेलल ले लिए, ये पैरेलल लिए हैं वाई जेड को, तो आप क्या लिखोगे एक्स ही अपॉन में वाई जे वाई और एक्स एफ, सॉरी वाई एफ, कहाँ भाई ये एक मिनट ये एक्स है, ये एक्स लिख दिए, तो एक्स ई और ई वाई और एक्स एफ एफ जेड, ये होता है बीपीटी में। मतलब इसका साइड निकल, हाँ साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। जो साइड डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, हाँ। डिवाइड कौन कर रहा है, पहला जो खींचे वही डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी ये इसके पैरेलल लिए हैं तो इतना अपन इतना और ये इतना अपन इतना हो जाएगा। ये हम बीपीटी में लिखते हैं। अब सिर्फ यही नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बीपीटी में एक्स वाई। अब उसको तो बना सकते हैं ना भाई, अब वहाँ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वगैरह का यूज कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। जानते कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जानते हो क्या, ठीक है। जैसे एक्स वाई अपान में एक्स सी, अब देखो एक्स से वाई लिए हैं, आखिर ये डिवाइड कर रहा है ना, बस ये डिवाइड करना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि आधा है, ये यहाँ से ये आधा आधा नहीं है जी, ये मिड नहीं है, पता है। तो यही तो थेल्स में है, यही थेल्स है। थेल्स में ये मिड कहाँ है, हाँ तो वही तो ये मिड नहीं, इतनापन इतना इतनापन इतना। यहाँ मिड का बातें नहीं की, सिर्फ पैरेलल का बात की है हम, समझ गए। यानी ये इसके पैरेलल है। तो आप देखो जरूरत होगा तो एक्स वाई अपान में एक्स ही लिख दिए और फिर एक्स जेड अपान में एक्स एफ लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। भाई बीपीटी का कॉर्लरी भी बोल सकते हो। कॉर्लरी मतलब उसी का एक्सटेंशन हो गया, मतलब उसी को आप बनाकर कुछ ऐसे लिख रहे हो इस तरीके से, जिसको हिंदी में क्लांस बोलते हैं। ये तो ये हो गया। आप जरूरत होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स ही अपान में एक्स वाई और एक्स एफ अपान में एक्स जेड। हाँ बस एक सिस्मेटिक मैनर में रहना चाहिए, समझ गए। तो अब बताओ यही बीपीटी है। तो अब ये क्या है, ये आप प्रूफ करोगे। ये प्रूफ कैसे करोगे, तो ये हमको प्रूफ करना है। पूछ भी देता है एग्जाम में कि आप अब ये प्रूफ करना है, तो सिर्फ ऐसे ला दोगे बिना कंडीशन पर, तो कंडीशन यही होगा कि सिर्फ ये जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, वाई जेड के पैरेलल होगा।
प्रूफ हो जाएगी। यानी जब भी बीपीटी करोगे तो पहले देखोगे कि किसी थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन है कि नहीं है। अब जो भी पैरेलल लाइन रहेगा तब उसका रेशियो प्रोपोर्शनल लिखोगे। प्रोपोर्शनल मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समझ गए? तो ये होगा। मतलब ये ट्रायंगल को ऐसे भी खींच सकता है? हाँ हाँ, अभी हम खींच कर दिखाते हैं। तो अब देखो अगर ये निकालना हो तो कितना आसान हो जाएगा, समझिए। लेकिन अब हम लोग को करना क्या है, आपको पता है ना कि हम लोग को क्या करना है। मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे थोड़ा कुछ और सीखोगे ट्रायंगल में, समझ गए। बीपीटी को कैसे प्रूफ करोगे, मान लो अगर किसी साइड के हम पैरेलल लाइन खींच दिए हैं, किसी साइड के लाइन पैरेलल खींच दिए तो हम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यही बीपीटी है। अब कन्वर्ज में क्या होगा, कन्वर्ज में उल्टा हो जाएगा, क्या होगा। अब इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा फिर से समझो। अब तो ये इसको निकाल लोगे, x/10 कर दोगे और 4/8 कर दोगे, आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा। अब सोचो कि मान लो हम ये दे दिए और इतना दे दिए और ये निकालना है, कुछ और इस तरीके से दे दिए। मतलब आप देख रहे पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बनाए हैं। सीधे ये नहीं रटे रहेंगे कि बस यही लिखेंगे, उसके हिसाब से लिखिए। हाँ, उसके हिसाब से जब पैरेलल का बात कर देगा, हाँ जब देखो पैरेलल का बात कर देगा, जब ये इसमें से कुछ बात करेगा, डिवाइड वाला कर रहा है तो कोई साइड वगैरह का बात करे तो आप निकाल लोगे, समझ गए। यही बीपीटी है, ठीक। अब इसको देखो थोड़ा सा कन्वर्ज बता देते हैं और प्रूव करते हैं ये दोनों थ्योरम को। फिर हम सिमिलर का क्राइटेरिया वगैरह पर फिर से बात कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बता दिए होंगे तो। सब चीज़ खोल दी है, सब साइंटिस्ट, हैं? सब साइंटिस्ट सब चीज़ खोल दी है, हम लोग का कोई काम नहीं है। क्यों? तो खोद दिए। कोई बचा तो हम लोग उसके करते थे। चलो ठीक है, देखो अब देखो बीपीटी में हम ये लिखेंगे PQR, ये प्रूफ में हमको ये लिखना है। मतलब क्या लिखोगे, PX अपन में Q X और फिर PY अपन में YR। अरे YR होगा, RY मतलब हम कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नीचे आ रहे तो ऊपर से ही नीचे आओ, XQ, ठीक हो गया। तो ये होगा, तो ये आपको प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, गिवन आपका ये रहेगा कि XY जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, QR का, ये गिवन रहेगा। ये बीपीटी है, थेल्स थ्योरम है, समझ गए। और कन्वर्ज में क्या रहेगा, कन्वर्ज में क्या रहेगा, मतलब ये आपको गिवन रहेगा PEQ, ठीक, इक्वल टू PF अपन में FR, ये गिवन रहेगा, समझे। यानी यहाँ पर EF जो होगा पैरेलल रहेगा किसके, QR का। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो समझे ना। इसमें पैरेलल आपको प्रूफ करना है और उसमें वो चीज़ गिवन है, समझ गए। तो एक हो गया ये बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलेंगे, ठीक ना। और ये हो गया बीपीटी का कन्वर्ज हो गया। कन्वर्ज मतलब आप समझ ही रहे कि उल्टा हो गया, समझ रहे हो ना। तो आपको करना क्या है, हाँ बस वो में रेशियो लाना है, इसमें रेशियो दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक। तो अब इसको करते हैं, थोड़ा सा देखो, समझ गया ना कैसे करते हैं। थके नहीं ना हो, कम से कम ये दोनों को बता दें, फिर वो सिमिलर वाला क्राइटेरिया पर फिर बात कर लेंगे। वो जो तीन थ्योरम है, समझ गए। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा समझना अच्छे से, क्योंकि देखो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन भी देखोगे, रीजन समझोगे क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कि EF, ये इसमें लाना है P अपान में EQ, PF अपान में FR, ये लाना है। और ये पैरेलल दिया है, ये पैरेलल क्या है,
क्यू आर, ये पैरेलल गिवन है। ठीक, अब चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं, थोड़ा सा रीजन समझना, ठीक ना। चलिए इसे जोड़ देते हैं और इसे जोड़ दे देते हैं, ठीक ना। अब क्यों जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं बताइए। अगर हम बोलें कंस्ट्रक्शन में पूछें कि कंस्ट्रक्शन क्यों किए हैं तो क्या बताओगे? चलो ठीक है, अभी बताते हैं। हमको देखो, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मान लीजिए कहेंगे सर एरिया, चलो ठीक है एरिया नहीं तो चलो ये साइड कैसे भी लाना है, तो साइड कैसे निकालोगे, इसका कुछ भी साइड का अगर बात होगा तो कहने कि एरिया निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ साइड वगैरह में होगा ना। ये साइड लाना है ना जी, ये ट्रायंगल का साइड कहीं दिख रहा है, पी साइड दिख रहा है और पी एफ दिख रहा है, तो ये साइड किससे आएगा? अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो साइड के टर्म में आएगा ना। भाई एरिया कैसे निकालोगे, साइड रहेगा तभी ना एरिया निकालोगे, या एरिया रहेगा तो साइड निकाल सकते हो ना। अरे एरिया रहेगा तो साइड निकाल सकते हो ट्रायंगल का। नहीं तो जरूरी तो नहीं लग रहा है आपको कि एरिया Is it? क्योंकि लेटरल में निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन तारे नहीं निकाल। चलो देखो ठीक है, यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर इस पर डाल दिए और यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डाल दिए। क्यों? इसको ले लेते n और इसको ले लेते m। क्यों ये पता है? क्यों डाले हैं? ये हाइट आया ना, हाँ, ये हाइट आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा। हमारा पार्ट को कैसे यहाँ से हम क्यों नहीं डाले, हमकी इसकी कोई बेस की जरूरत नहीं है, हमको इस बेस की जरूरत है और इस बेस की जरूरत, इसीलिए हम इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले हैं और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले हैं। समझिए, यहाँ से हम परपेंडिकुलर नहीं डाले हैं। क्यों? क्योंकि हमको ई एफ की नीडे नहीं है, आई डोंट नीड हैं, पीएफ और पीई चाहिए। हाँ, यानी हमको आई डोंट नीड फ्रॉम दिस टू दिस परपेंडिकुलर, ऑल्सो दिस फ्रॉम टू दिस। समझ गए? तो ये कर किए हैं। अब मान लो अब साइड के टर्म में आ जाएगा तो एरिया को हटाना भी होगा, तो एक ही ट्रायंगल का एरिया देखो दो तरीके से निकाले हैं, एरिया तो दोनों का सेम ही होगा। भाई आप सोचो कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, बेस ये लो, हाइट ये लो, तो क्या इसी ट्रायंगल का आएगा? अगर यहाँ से हाइट ये लो, ये हाइट लोगे, बेस ये तो इसी का, तो एरिया तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे ना? तो साइड इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कहेंगे सर फिर पीछे नीचे क्यों मिला है, तो उसका भी रीजन समझ जाओगे। समझ गया ना? तो इसका रीजन आपको दिख रहा है, देखो पी ई आर ट्रायंगल है, समझ, इसीलिए ट्रायंगल बना है। और यहाँ पर भी देखो पी एफ क्यू एक ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड आ जाएगा। समझ गए? तो ये इसलिए कर रहे हैं। तो चलो यहाँ लिखो एरिया ट्रायंगल। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेना है। एरिया ट्रायंगल कौन सा है? पी ई एफ होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या लोगे? बेस चलो पी और हाइट एम एफ, और इक्वल टू लिख दिए 1/2, दोनों का एरिया सेम ही होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, बेस ये हो जाएगा पी एफ और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट एन हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए हैं, पी ई एफ का एरिया निकाले हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा? बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा। इसी तरीके से हाइट ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी ये देखो क्या किए हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं पी एफ का, तो हाइट ये ले लिए, एम एफ ले लिए, बेस ये ले लिए, और फिर हाइट ये ले लिए, बेस ये ले लिए। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो यानी पी एम एफ और पी एफ और इंटू ई एन, ये हो गया। अब इसको अभी रहने दो, साइड इधर उधर भेज सकते हैं, रेशियो में आएगा, लेकिन हमको पी एफ लाना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पी अपन में पी एफ, ये अपन में ला दिए, और ई एन अपन में एम एफ कर दिए, हो गया। तो यानी ये फालतू इसको हटाना है, यानी इसके जगह पर कोई और लाना है, यही ना लाना है। एक तो आ गया है, अब पी एफ अपन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई क्यू यहाँ पे दो, मतलब ई क्यू और एफ आर के टर्म को इसके टर्म में लाना है, इसको रिप्लेस करके बोला, हाँ लाना है, ठीक ना, यही ना है करना है। तो ये चीज़ है। अब जैसे देखो, अब मान लो, अब एक चीज़ पता है आपको कि आप पढ़े हो कि शायद पता नहीं, चलिए जैसे मान लीजिए, हाँ ये देखो, ये पढ़े हो ना कि सेम बेस अगर रहेगा और पैरेलल के
अकॉर्डिंग रहता है। जैसे देखो यहाँ पर ये चीज़, ये कुछ इस तरीके से, मान लो ये इसके पैरेलल है। कौन सा किसके पैरेलल है? ये ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन। ये वाला मान लीजिए इसके पैरेलल है, तो ये इस पर बना है, समझ गए? और ये भी बेस उसका सेम ही है, तो एरिया सेम होगा। सेम बेस और सेम पैरेलल फिर एरिया सेम होता है, समझ गए? यानी बेस सेम है और पैरेलल होगा अपोजिट साइड, तो उस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो आप इसमें पहचानो कौन सा है, बताओ तो। चलो ठीक है, हम अगर बोलें कि चलो आप इसका एरिया निकालो, P किसका एरिया निकालोगे बोलो? हमको इस टर्म में जाना है ना, नीचे वाला में। तो इस टर्म में जाना है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कि इस ट्रायंगल का? बताओ, इस वाले का कि इस वाले का निकालेंगे? तो ये देखो दोनों का सेम होगा एरिया, जो ओवरलैप किए हैं। हाँ, दोनों का पैरेलल है, देखो पैरेलल पहले से था ना, थेल्स में क्या है, पैरेलल ये थे ना, तो पैरेलल है, तो देखो बेस किसका सेम है बताओ? बेस हाँ। EF पे दो ट्रायंगल बना है, EFQ और EFR। तो कौन सा बताइए, कौन सा सेम होगा? यानी EF पर कौन सा ट्रायंगल बना है? EF पर बना है ERF, और ये पर कौन बना है? EQF, इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट पैरेलल है, समझ गए ना? यही लिख देना है। तो ट्रायंगल EFQ 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया है। चलिए एरिया यहाँ लगा देते हैं। तो 1/2 बेस इंटू, बेस क्या लिखोगे? बेस EF लिखेंगे ना, हैं? बेस तो EF लिखेंगे। बेस EF लिखोगे, तो हाइट कौन सा लोगे? अब देखो ये यहाँ पर 90 से ज़्यादा है, तो आप जानते हो ना कि अगर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, इसीलिए ना बताए थे कि अगर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो इस लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यानी अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस ये रखोगे और हाइट ये रखोगे, ये इसमें लॉजिक है, समझ गए? मतलब जो ऊपर वाला गया है हाँ, ये हाइट रखोगे, समझ गए? तो यानी ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, समझ गए? तो हाइट आपका MF होगा, तभी तो ये हटेगा, समझ गए? और बेस ये हो जाएगा। इसी तरीके से देखो ये वाला, देखो ये वाला, अब उसके लिए हाइट, अब ये हाइट रखोगे क्योंकि यहाँ भी 90 से ज़्यादा है, तो ये इसमें लॉजिक है। तो इसीलिए बता रहे थे कि ट्रायंगल का थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। प्रूव करोगे तो सब, थोड़ा ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है तो बताओ कैसे लेते? इसका एरिया अगर निकाले, हम पूछे चलो आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया, तो कहेंगे सर परपेंडिकुलर कहाँ है, कहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे? तो देखो इसी लाइन पर एक्सटेंड करके वो लाइन परपेंडिकुलर पड़ा है, यानी उस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर पड़ जा रहा है और इस वाले में भी पड़ जा रहा है। और ये वाला जो शेडेड किए हैं, जो शेडेड किए हैं, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, समझ गए? तो लिखोगे EQ और इनटू क्या लिखोगे? हाइट क्या लिखोगे? MF, और फिर एरिया लिखोगे कौन सा ट्रायंगल? एरिया ट्रायंगल ERF। अब यहाँ पर देखो दोनों सेम ट्रायंगल था, यहाँ ट्रायंगल अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम ट्रायंगल था, यहाँ दोनों सेम ट्रायंगल था, यहाँ पर दोनों का एरिया सेम लिख रहे हो। एक ही ट्रायंगल का एरिया कितने भी तरीके से नहीं, एक ही ट्रायंगल का एरिया कितने भी सेम है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल अलग अलग है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल अलग अलग है, लेकिन एरिया हम सेम लिख रहे हैं। तो एरिया सेम लिख रहे हैं, तो ये नोटिस करने वाली बात है कि आप इसका एरिया क्यों सेम लिख रहे हो? बेसिक पे दोनों बना है तो एरिया सेम ही रहेगा। हाँ, यानी सेम बेस, और सिर्फ बेस पर नहीं, पैरेलल भी होना जरूरी है, क्योंकि आप इसका यूज कहाँ किए हो? थेल्स का जो पैरेलल लिए तो कहाँ यूज करे? तो यही यूज करे कि दोनों के एरिया सेम लिख रहे, ये यूज कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो 1/2 लिखोगे क्या? FR, और इंटू हाइट क्या लिखोगे? EN, ठीक? अब इन दोनों का इक्वल कर दोगे थ्योरम के हिसाब से, समझ गए? तो थ्योरम के हिसाब से करोगे तो 1/2 EQ और MF 1/2 FR इंटू EN। अब ये खत्म हो गया, अब ये हो गया EQ मल्टीप्लाई MF और FR मल्टीप्लाई EN। अब देखो इसको क्या करोगे, यहाँ से क्या लिख सकते हो? अब यहाँ लिख दे रहे हैं, अब फिर इसके बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या जरूरत है हमको? MF अपन में EN, समझ गए? यानी ऐसे लिख सकते हो EQ अपन में FR इक्वल टू EN अपन में MF। हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये आ गया,
हाँ तो ये दोनों कट जाएगा, ये और हाँ तो ये आ गया, डायरेक्ट लिख लेना। फर्स्ट एंड सेकंड को आप मतलब दोनों को इक्वल करोगे तो ये चीज़ हो गया, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएगा। हाँ, ये वाला खत्म समझ हो गए? जाएगा, तो ये और ये इक्वल आ गया, तो यही हो गया थेल्स। समझ गए? तो चलिए आगे कल डिस्कस करेंगे या कभी और डिस्कस कर लेंगे ट्रेंगल।